नमस्कार। आज हम भारत के विशाल इतिहास और उसकी जो आज की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर एक नज़र डालेंगे, एक तेज और दिलचस्प सफ़र पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी संविधान की, उसकी नैतिक नींव की। फिर हम चलेंगे पुराने राजवंशों के जमाने में। उसके बाद देखेंगे कि आज की अर्थव्यवस्था कैसे बनी, देश के कुछ अजूबों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि दुनिया में भारत की पहचान क्या है। किसी भी देश की बुनियाद क्या होती है? उसका संविधान, है ना? तो चलिए भारत की बात करते हैं और सबसे पहले उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझते हैं जो सही मायनों में इस देश की आसमा को तय करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये निदेशक सिद्धांत हैं क्या? अच्छा, इनको ऐसे समझिए जैसे ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपास हो। मतलब ये वो आदर्श हैं, वो लक्ष्य हैं जिनकी तरफ देश को आगे बढ़ना है, एक मंजिल जिसे पाने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। अब देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें जन्म से मिलते हैं और अगर वो छीने जाएं तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये जो निर्देशक सिद्धांत हैं, ये सरकार के लिए एक लक्ष्य है। समझिए, एक वादा है, कोई गारंटी नहीं। और हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में हमें दिखाते हैं कि भारत कैसा समाज बनने की चाह रखता है। एक ऐसा समाज जहां गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद मिल सके, जहां मर्द और औरत को एक ही काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले और जहां हर किसी को काम करने के लिए एक अच्छा और सम्मानजनक माहौल मिले। अब आज के भारत के जो कानून हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उन ताकतवर राजवंशों को देखते हैं जिन्होंने इस जमीन की बुनियाद रखी थी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां 3 बड़े राजवंशों का राज था, चेर, चोल और पांड्य। और जानते हैं, हर किसी का अपना एक खास शाही निशान था। जैसे चोलों का था बाघ जो उनकी ताकत दिखाता था, और पांड्यों की थी मछली जो उनके जबरदस्त समुद्री व्यापार की पहचान थे। और जब हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो वहां पाल राजवंश ने जैसे शिक्षा की एक मशाल ही जला दी थी। सोचिए, उन्होंने विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटी बनाई जो उस जमाने में पूरी दुनिया के विद्वानों के लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करती थी। सदियां बीत गईं, राजवंशों का दौर भी खत्म हो गया और भारत ने एक नए युग में कदम रखा। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधे 20वीं सदी में और देखते हैं कि आज़ाद भारत ने अपनी आर्थिक कहानी लिखना कैसे शुरू किया। देखिए, 80 का जो दशक था ना, वो भारत के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। एक तरफ तो देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, नाबार्ड जैसे बड़े संस्थान बन रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भोपाल गैस त्रासदी जैसी एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भारत के विविधता का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का सबूत हम सबकी जेब में ही है। कभी किसी भारतीय नोट को ध्यान से देखा है? उस पर आपको पूरी 17 भाषाएं लिखी मिलेंगी। ये अपने आप में एक प्रतीक है कि भारत कितनी सारी अलग अलग आवाज़ों से मिलकर एक बना है। और अगर भविष्य की बात करें तो भारत के इरादे बहुत बड़े हैं। लक्ष्य ये है कि 2030 तक देश का जो निर्यात है उसे दुगने से भी ज्यादा कर दिया जाए। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना है। देखिए, आर्थिक तरक्की तो एक बात है, लेकिन भारत की जो असली दौलत है वो तो उसके पहाड़ों, उसकी नदियों और उसके जंगलों में बसी है। तो चलिए अब भारत के इस कुदरती खजाने और हाँ, इसे बचाने के लिए जो संघर्ष हुए उन पर एक नज़र डालते हैं। बात है 1970 के दशक की। उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों से एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जो पूरी दुनिया में मिसाल बन गया, चिपको आंदोलन। जब पेड़ों को काटने की बात आई तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोग और गौरा देवी जैसी आम औरतें पेड़ों से लिपट गईं, उनसे चिपक गईं ताकि उन्हें बचाया जा सके। ये शांति से किया गया एक बहुत ही ताकतवर विरोध था। अच्छा, जमीन की बातें तो हो गईं, अब जरा समंदर की गहराइयों में उतरते हैं। जिस हिंद महासागर से भारत को अपना नाम मिला, उसके बारे में एक दिलचस्प सवाल है। क्या किसी को पता है कि इसका सबसे गहरा पॉइंट, सबसे डीप पॉइंट कौन सा है? तो इसका जवाब है सुंडा गर्त। इसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। ये समंदर के नीचे एक इतनी गहरी खाई है कि वहां तक सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। भारत में नदियां जिंदगी देती हैं, लेकिन कभी-कभी यही नदियां विवाद की वजह भी बन जाती हैं। कृष्णा नदी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
ये कई राज्यों से होकर गुजरती है और इसके पानी को कौन कितना इस्तेमाल करेगा, इस बात को लेकर इन राज्यों में अक्सर खींचतान बनी रहती है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि भारत दुनिया में अपनी छाप कैसे छोड़ रहा है और साथ ही अपने उन हीरोज़ को कैसे याद करता है जिन्होंने इसकी पहचान को गढ़ा है। उर्दू शायरी की दुनिया में एक नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, फिराक गोरखपुरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उनका असली नाम नहीं था? उनका असली नाम था रघुपति सहाय, और उनकी शायरी ने वाकई में भारतीय साहित्य को एक नई बुलंदी दी। ये जो तस्वीर है ना, ये भारत की बदलती हुई सैन्य ताकत की कहानी कहती है। एक ज़माना था जब हम INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे देशों से खरीदते थे, लेकिन अब INS विक्रांत के साथ भारत खुद अपने जहाज बना रहा है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, दुनिया के मंच पर भी भारत की एक अहम भूमिका है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को ही ले लीजिए। पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 6 रीजनल ऑफिस हैं, और उनमें से एक जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को कवर करता है, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। तो हमने प्राचीन राजवंशों से लेकर आज की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं तक का एक सफर पूरा किया, और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इतने सारे इतिहास, इतनी संस्कृतियों और इतने विरोधाभासों वाले इस देश को क्या कोई एक चीज में समेट सकता है? शायद नहीं। और शायद यही भारत की असली खूबसूरती है।